नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो कल भाषण दिया, उससे विश्व और ज्यादा भ्रमित हो गया। विश्व अपेक्षा कर रहा था कि आज शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब इस युद्ध को सीज फायर करेंगे या इस युद्ध से एक तरफा बाहर निकलने की बात करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने देश के नाम संदेश में और मामले को उलझा दिया। उन्होंने बहुत सारी बातें कही जो कई दिनों से कह रहे हैं। आ, लेकिन कल जो बातें जिस तरह से उन्होंने रखी, वो अभी लोगों को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा हम जीत गए हैं, ये तो कई बार कह चुके हैं वो, खैर। और ईरान को बर्बाद कर दिया, उसके मिसाइल प्रोग्राम को ध्वस्त कर दिया, उसके यूरेनियम को हमने नष्ट कर दिया। उसी समय ईरान अमेरिका के मिडिल ईस्ट के सैन्य अड्डों पर मिसाइल से हमले कर रहा था। जॉर्डन में हमला किया, बहरीन में हमला किया, अबू धाबी में हमला किया, और सऊदी पे हमला किया, और अमेजन पे हमला किया, जिसका उसने कहा था कि हम इन 18 कंपनियों पर हमला करेंगे। उसमें से कल एक कंपनी पर, अमेजन के डेटा बेस सेंटर पर दुबई में हमला किया। तो ये अगर ऐसा ही नष्ट होना है ईरान को, तो ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने कहा कि 15 से 20 दिन और लगेंगे इस युद्ध को खत्म होने में। ये चल सकता है युद्ध। और हॉर्मुज को उन्होंने अपना नाता तोड़ लिया हॉर्मुज से। उन्होंने कहा कि नाटो देशों का से हमने कहा था कि हॉर्मुज को आके खुलवाओ, लेकिन वो कोई सामने नहीं आया, और उन्होंने अपने वारशिप नहीं भेजे। तो हमारा तो इससे माल जाता नहीं है, हमें तो इसकी ज्यादा जरूरत है नहीं। इसलिए जिनको जरूरत है, जिनको तेल चाहिए, वो अपने जहाज भेजें और ईरान से बात करें और इसको खुलवाएं। और अमेरिका ने उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका नाटो देशों से अलग हो जाएगा, नाटो संगठन से ही अलग हो जाएगा। उन्होंने कहा ये कायर लोग हैं, इनके साथ रहने का कोई फायदा नहीं है, इनका खर्चा हम क्यों उठाएं। जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, किसी ने भी हारमुज बचाने के लिए आगे नहीं आया। हम हारमुज के लिए अब प्रयत्न नहीं करेंगे, जिसको जरूरत है जाकर हटाए हॉर्मुज, ईरान को ईरान को बात करें। इन सब बातों से तो ये साफ हो रहा है कि अमेरिका ही नहीं, यूरोप और नाटो भी कमजोर हो रहा है। ईरान अमेरिका के इस युद्ध से ये साफ दिखने लगा है कि ईरान एक क्षत्रिय ताकत के रूप में उभर रहा है, और अब इस क्षेत्र में ईरान को कोई हल्के में नहीं ले सकता है। इसके साथ ही एक ध्रुवीय दुनिया के दिन लग गए, और विश्व अब बहुध्रुवीय दुनिया की ओर बढ़ रहा है। यह बात सही है कि अमेरिका एक ताकतवर देश है और रहेगा, लेकिन एकमात्र ताकतवर देश नहीं रहेगा। दुनिया बदल रही है, और इसके साथ ही पावर सेंटर भी बदल रहा है। अब अमेरिका और यूरोप से पावर सेंटर बदलकर एशिया में शिफ्ट हो रहा है। इसमें रूस, चीन, ईरान, भारत नए शक्ति केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। तुर्की भी एक शक्ति केंद्र बन सकता है। सऊदी अरब जैसे देश अब पिछड़ जाएंगे। यूरोप के देशों का दबदबा अब खत्म होने लगा है। वे उनमें अब वो रिस्क लेने की क्षमता नहीं रही जो उनको नेता बनाती है। हो सकता है जिसमें समय पर रिस्क लेकर नेता वही हो सकता है जिसमें समय पर रिस्क लेकर भी निर्णय ले और कदम उठाए। देखो देखो और इंतजार करो करो वाले नेता नहीं हो सकते। भारत ने ये बड़ी गलती कर दी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी गलती कर दी। वे देख देख नहीं पाए कि दुनिया कैसे बदल रही है। वे अमेरिका के पिछलग्गू बने रहे, और यह अवसर था जब उन्हें
सच के साथ खड़ा होना चाहिए था। ये पिछलग्गू बनना नेता की निशानी नहीं है। घटनाक्रम का इंतजार करना भी नेता की निशानी नहीं है। उसे इस युद्ध में अपनी भूमिका अ, निभानी चाहिए थी। फिलिस्तीनी इजराइल के मामले में भी उनका पहला बयान असमंजस में डालने वाला था। बाद में विदेश मंत्रालय ने उसे संभाला और यूएनओ में अपना बयान बदला। इस बार यूएनओ के प्रस्ताव पर ईरान के विरुद्ध वोट डाल वोट करना भी विदेश नीति की कमजोरी दर्शाता है। जयशंकर शुरू से विवादों में रहे हैं। चीन से चीन को जवाब देने के वक्त आया तो बोले, बड़ी अर्थव्यवस्था है, उससे कैसे भिड़ सकते हैं। रक्षा और तकनीकी भारत और अभी मतलब भारत जो है अमेरिका के पीछे इसलिए लगा हुआ है कि रक्षा और तकनीकी मामलों में भारत अभी भी आधुनिक तकनीक और ड्रोन जैसी चीजों में के लिए इजराइल पर बहुत निर्भर है और अमेरिका पर पश्चिम और इजराइल पर निर्भर है। लेकिन देखा यह गया है कि तकनीक के मामले में और आयुध खरीदने में पश्चिमी देशों ने, विशेषकर अमेरिका ने, हम भारत को सदैव धोखे में रखा है। उन्होंने क्रायोजेनिक इंजन देने के केवल मना नहीं किया, बल्कि रूस को भी भारत भारत की मदद करने से रोकने की पहल की। 1984 में तेजस युद्ध विराम, जो चौथी या पांचवी पीढ़ी का जहाज हम बना रहे थे, उसमें जेट इंजन देने का वादा किया और फिर वो नहीं दिया। हमने कावेरी इंजन बना करके लगाया, लेकिन वो उतना सफल नहीं रहा। बाद में एमओयू भी साइन हुआ, हमने एडवांस पैसे भी दिए इंजन के खरीदने के, लेकिन अभी तक भी हमें वो इंजन नहीं मिले हैं। जेट इंजन की बात कर रहा हूँ, क्रायोजेनिक इंजन तो हमने बना लिया। राफेल खरीदे हमने, उसका पासवर्ड नहीं दिया। अब हर छोटी मोटी रिपेयर भी हम नहीं कर सकते, उसको वहां से परमिशन लेनी पड़ती है, फ्रांस से। और फ्रांस से तकनीकी ट्रांसफर का जो है हमने पैसा दिया हुआ है, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। तो उनके पीछे रहने से क्या फायदा। हमें अपना शोध करना चाहिए, हमें अपने शोध पर निवेश बढ़ाना चाहिए, और हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस जहाँ ये शोध होती है, विश्वविद्यालय, उनको सीधा मिलिट्री के बेस से जोड़ना चाहिए, ताकि जो भी कमजोरियां हैं वो सीधी वहां से मालूम पड़े, और उसमें जो नई तकनीक लानी है या नया शोध करके उसमें कुछ लागू करना है, वो हम आसानी से कर सकें। लेकिन हमारे यहाँ शोध पर बहुत खर्च नहीं हो रहा है। हम तो शिक्षा पे ही बहुत कम खर्च कर रहे हैं, शोध पे क्या करें। ये हमारी विदेश नीति की कम और वाणिज्य मंत्रालय की कमजोरी है कि उसके चलते ऐसा हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री को विदेश नीति केवल दो बातों पे ही समझ में आती है। एक तो वो विदेश में जब घूमते हैं, विदेश में जाना और इवेंट का आयोजन करना, ये उनके विदेश नीति के मुख्य हिस्से हैं। अगर विदेशी मेहमान हमारे यहाँ आए तो उसके गले पड़ना, ये विदेश में भी करते हैं। विदेश में भी वो गले पड़े बिना तो रह ही नहीं सकते किसी से भी, और वो ये समझते हैं कि ये गले पड़ना मतलब गले मिलना विदेश नीति का सबसे प्रमुख काम है, जबकि ऐसा है नहीं। इसका विदेश नीति पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विदेश नीति चलती है अपने हितों की आधार पर, देश के हित किसमें हैं उसके ऊपर विदेश नीति चलती है। लेकिन नरेंद्र मोदी को ये बात समझ में नहीं आती है। अब तो खुल्लम खुल्ला हो गया सारा खेल। मोदी नामा लिखकर नरेंद्र मोदी को प्रोटेक्ट करने वाली, उसको ऊंचाई तक पहुंच हवा देने वाली, ले जाने वाली महिला दिल्ली विश्वविद्यालय की शिक्षक व सीएसडीएस की शोधकर्ता मधु किश्वर ने कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो 2014 में जब से प्रधानमंत्री बने हैं,
कंप्रोमाइज्ड हैं, पहले दिन से ही वे ब्लैकमेल हो रहे हैं। अभी तक तो राहुल गांधी ही कह रहे थे, और राहुल गांधी को तो ये कहा जा सकता है कि वो विपक्ष के नेता हैं, इसलिए प्रधानमंत्री को कमजोर करने के लिए या उनको बदनाम करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन मधु किश्वर तो उन्हीं की पार्टी की, उन्हीं की विचारधारा की, उनकी किताब लिखने वाली, क्या एक और किताब लिखी उसने, मुसलमान हिंदू क्या है उसमें, और वो कह रही है कि पहले दिन से कंप्रोमाइज्ड है हमारे प्रधानमंत्री तो, और एस्टीन फाइल तो अभी सबके सामने है ही। अब सवाल उठता है कि कंप्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री की विदेश नीति क्या हो सकती है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इससे भी आगे बढ़कर कहते हैं कि प्रधानमंत्री एप्स्टीन फाइल से तो कंप्रोमाइज्ड है ही, एक बड़ी वजह गौतम अडानी भी है उनके कंप्रोमाइज होने की। और गौतम अडानी के विरुद्ध अभी भी अभी अनिल अग्रवाल, वेदांता ग्रुप के मालिक, सुप्रीम कोर्ट गए हैं, और वे स्वयं कह रहे हैं कि भारत में क्रॉनिक कैपिटलिज्म सभी सीमाओं को पार कर गया है। खैर, हम भारत की विदेश नीति की बात कर रहे थे, वो भी ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के संदर्भ में। भारत की विदेश नीति नरेंद्र मोदी के सरकार में आने के बाद बहुत कमजोर हुई है। प्रचार तो खैर मास्टर स्ट्रोक का है, लेकिन असल स्थिति यह है कि भारत के पड़ोसी देश भी भारत के साथ नहीं है। कोई भी पड़ोसी देश हमारे साथ नहीं खड़ा है। भूटान और मालदीव जैसे छोटे देश भी भारत से कन्नी काट रहे हैं। नेपाल तो पूरा चीन की तरफ बढ़ ही रहा है। बांग्लादेश और श्रीलंका भी चीन के साथ है। तो हमारी विदेश नीति, हमारे पड़ोसी हमारे साथ नहीं है। चीन, पाकिस्तान तो पहले से ही हमारा दुश्मन बना हुआ ही है। लेकिन अगर हमारे पड़ोसी देश भी हमारे साथ नहीं है तो हमारी विदेश नीति क्या है? हमारे पड़ोसी फर्स्ट विदेश नीति का पहला नियम है कि हमारे पड़ोसियों को अपने साथ रखो, उन्हें संतुष्ट करो। लेकिन हम उनके ऊपर दादागिरी करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें इस क्षेत्र का दादा मानो, तो वो थोड़ा मुश्किल। अपने दादागिरी के अंदाज में पड़ोसियों में डर पैदा कर दिया है, घर में बुलडोजर चला रहे हैं, और वे प्रधानमंत्री इस वाक्य से भी अपने आप को डरा हुआ और असुरक्षित मानते हैं। वो, क्योंकि प्रधानमंत्री बोलते रहे हैं कि घर में घुस के मारूंगा। तो पड़ोसी देश समझते हैं कि हमारे घर में कब घुस जाए और मारेगा। श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, सब पड़ोसी देश अपनी सुरक्षा के लिए चीन के साथ बात करने लगे। पाकिस्तान तो पहले से ही चीन के साथ, अब तो रूस, चीन, अमेरिका और ईरान का विश्वास पात्र भी बन गया है पाकिस्तान। अब आप देखिए, चीन मतलब पाकिस्तान का जो, कैसे उसने चारों बड़े देशों को साथ रखा है, चीन को भी और अमेरिका को भी, जो आपस में बिल्कुल अलग अलग टकराहट वाले देश। तो ये विदेश नीति है ना। हमारी विदेश नीति क्या है? सबसे टकराओ या किसी के पीछे पीछे घूमो। पाकिस्तान की मध्यस्थता से कुछ हल नहीं। पाकिस्तान में उनको अभी ईरान और अमेरिका के बीच बात करने के लिए मध्यस्थ बनाया है। अकेले वो नहीं है, उसमें कतर भी है, सऊदी अरब भी है, और शायद मिस्र भी है उसमें। तो ये सारे देश मिलकर के, और वहाँ मीटिंग भी की है अभी। मांगों का आदान प्रदान हुआ है, बातचीत तो नहीं हुई है। सिर्फ यही है कि हमको ये, हमारा ये 15, अमेरिका ने कहा हमारा ये 15 सूत्री मांग पत्र है, इसको आप मान लो तो हम सीज फायर कर देते हैं। ईरान कहता है कि हमें कोई सीज फायर नहीं चाहिए, हमारी ये 5 मांगे हैं, ये मान लो तो हम युद्ध खत्म कर देते हैं। युद्ध खत्म, हम युद्ध इस तरह खत्म करना चाहते हैं कि आगे भी युद्ध ना हो। सीज फायर का मतलब यह है कि अभी युद्ध विराम और फिर 3 महीने बाद फिर युद्ध शुरू, तो उसके लिए हम तैयार नहीं हैं। अब इसमें ट्रंप साहब फंस गए हैं। लेकिन पाकिस्तान से ये समस्या हल होने वाली नहीं है। ये मध्यस्थता
आप भली करो, लेकिन कोई मानने वाला नहीं है पाकिस्तान। चीन और तुर्की भी उसमें शायद शामिल हो गए हैं, और एक 5 सूत्री कोई फॉर्मूला दिया है कि इससे ये युद्ध समाप्त हो सकता है, लेकिन अभी भी मुश्किल ही लग रहा है। अब मिडिल ईस्ट के देश बहुत घबराए हुए हैं, उनका नुकसान भी बहुत हुआ है और हो रहा है। सऊदी अरब के प्रिंस बिन सलमान रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिले हैं। उन्हें कहा है कि आप ही इस जंग को रुकवा सकते हैं, ईरान को आप समझा सकते हैं, और अब ये जंग रोकने का दायित्व आपको लेना चाहिए। महंगाई बढ़ रही है, तेल महंगा हो रहा है, और अगर यही चलता रहा महीने 15 दिन और, तो सारी विश्व की इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। तो चीन, ये बात सही है कि इस समय दो ही देश ऐसे हैं जो इस युद्ध को रुकवा सकते हैं, लेकिन वो है चीन और रूस। और ये दोनों जंग रुकवाने का फैसला कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे ये नहीं कहा जा सकता। ट्रंप साहब और ईरान के लोग, या ट्रंप साहब इनको कहें कि आप जंग रुकवाओ और वो ईरान से बात करें, तो शायद हो सकता है। और वो जो ये जो दोनों जो कंडीशंस लिख के दें, इन कंडीशंस पे युद्ध रुक सकता है, और उसको अगर ट्रंप और ईरान दोनों माने तो युद्ध रुक सकता है। बाकी ये युद्ध रुकने वाला फिलहाल तो नहीं है। हाँ, अमेरिका एक तरफा घोषणा कर सकता है कि हम तो जीत गए, जैसा कि वो कह रहा है, जैसा कि उन्होंने अभी अ, अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को संतुष्ट करने के लिए कहा कि हम जीत गए हैं, हम आखिरी अटेम्प्ट कर रहे हैं, ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देंगे। और ये सारी बातें कहने का मतलब यही था कि हम किसी तरह इस युद्ध से, और हॉर्मुज से उन्होंने पिंड छुड़ा लिया है। अब सारा उनका अटेंशन जो है यूरेनियम पर है। 400 450 किलो संवर्धित यूरेनियम कहाँ पड़ा है ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन हमले उसके ऊपर हो रहे हैं। और इसी तरह से लेकिन एक और बात इसमें है कि 12 दिन का जब युद्ध हुआ था जून के अंदर, तब ट्रंप साहब ने कहा था कि हमने वो यूरेनियम बिल्कुल नष्ट कर दिया है, और अब ईरान जो है एटॉमिक पावर नहीं बन सकता, वो हथियार अणुबम नहीं बना सकता है, और इसलिए हमने सीज फायर कर दिया और हम जा रहे हैं। वो कि वो लाइन आज भी ड्रॉ कर सकते हैं वो, अगर अपने को निकालने के लिए। लेकिन नेत्यानू इधर फंसे हुए हैं लेबनान में वो, और बफर स्टेट को के लिए जो जगह छोड़ी हुई थी उस पर कब्जा कर लिया है, और बफर स्टेट आगे बढ़ाने के उस चक्कर में लगे हुए हैं। उनकी सेना भी उन्होंने बैरूत लेबनान में भेज रखी है, और हिजबुल्लाह उनको कड़ी टक्कर दे रहा है, लेकिन अभी तक भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो दोस्तों, ये है ट्रंप साहब के भाषण के बाद की स्थिति, जो विश्व की जो युद्ध में फंसी हुई है, और युद्ध के रुकने के अभी तो कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इसी पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। और अगर आपने अभी तक भी हमारी यूट्यूब चैनल महावीर संता संदेश को सब्सक्राइब न किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।